नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाज़रीन, कोरोना ने हम सबसे न जाने कितने अपनों को छीन लिया। हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है, कोई ना कोई ऐसे आदाद शुमार आ रहे हैं हमारे सामने जो हमें हैरान करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। कोरोना के मामले गुज़श्ता 2-3 दिनों में कुछ कम जरूर हुए हैं, हालांकि इसके कम होने के पीछे की वजह क्या है ये अभी साफ तौर से कह पाना मुश्किल है। चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कई रियासतों के हाई कोर्ट्स ने रियासती हुकूमतों से ये कहा है कि आप टेस्टिंग की तादाद बढ़ाएं। तो क्या ये टेस्टिंग कम होने के वजह कर मामले कम आ रहे हैं, या अगर यूं ही टेस्टिंग उतनी ही तादाद में तब भी मामले कम आ रहे हैं तो ये बहुत खुशाइंद है। लेकिन तब ये आदाद शुमार हमें डराते हैं। जी हाँ, ये आदाद शुमार क्यों डराते हैं? गुज़िश्ता रोज कोरोना के मामले 3 लाख से कम रहे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज ही अब तक यानी एक दिन में होने वाली हलाकत गुज़िश्ता दिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। यानी 2020 में भी नहीं बल्कि 2021 में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें वो गुज़िश्ता रोज ही हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा केसेस सामने नहीं आए। केसेस 3 लाख से कम थे, लेकिन सबसे ज्यादा हलाकतें ने 4329, कुछ आंकड़ों के मुताबिक 4329 से जायद हलाकतें हुई हैं। ये ऐसी बात है जो थोड़ा फिक्र बढ़ाती हैं, खासतौर से जो शहर से जुड़े जो माहिरीन हैं उनकी। और एक और जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही वो ये है कि 16 अप्रैल यानी इतवार के दिन एक दिन में 24 घंटों के अंदर मुल्क में 50 से जायद डॉक्टरों की जानें गई हैं। 50 से जायद जो कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स हैं, जिन्हें न्यूज़ 18 का सलाम है, उनकी जानें गई हैं। और अब तक यानी 2020 और 2021 यानी पहली लहर और दूसरी लहर को अगर मिला दें तो अब तक कुल जो कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, अब तक 1000 से जायद डॉक्टरों की जानें जा चुकी हैं। और सिर्फ इस साल के जो आदाद शुमार हैं वो भी चौंकाते हैं। आईएमए के मुताबिक 269 डॉक्टरों की जानें जा चुकी हैं। एक बात यहाँ गौर करने की है कि आईएमए के जो मेंबर्स हैं, आईएमए सिर्फ उनका ही रिकॉर्ड, उनके ही आदाद शुमार हमें बता पाता है, जबकि मुल्क में जो आईएमए के मेंबर्स यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो मेंबर डॉक्टर्स हैं, उनसे करीब 3 गुना या 4 गुना तक ज्यादा डॉक्टर्स हैं, उनके आदाद शुमार इसमें शामिल नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि बेशक जो कोविड वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें खिराज है, उन्हें सलाम है, लेकिन आखिर इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों की मौत की वजह क्या है? सबसे कम उम्र यानी 26 साल का जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं अनस मुजाहिद, डॉक्टर अनस मुजाहिद, उनकी मौत होती है दिल्ली में, जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर डिम्पल अरोड़ा की मौत हो जाती है। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन, रांची रिम्स के डॉक्टर, वो भी बहुत कम उम्र के, उनकी मौत हो जाती है। और हम सभी ये जानते हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल जो आईएमए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, उनको भी कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर जो कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स हैं, इनकी इतनी बड़ी तादाद में मौत की वजह क्या है? हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर क्योर बुश हमारे साथ हैं, ये एमएस ऑर्थो हैं, और सबसे अहम बात ये है कि ये अब बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल के, जो आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ डॉक्टर नेमी रस्तोगी हैं, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स, और इमादुद्दीन मुजाहिद जो डॉक्टर अनस मुजाहिद के भाई हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, ये भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें सलाम है, लेकिन उसके साथ ही सवाल भी है कि आखिर डॉक्टर्स की इतनी बड़ी तादाद जो मौत की है, उसकी वजह क्या है? मैं सबसे पहले इसके बारे में डॉक्टर नेमी रस्तोगी आपके पास आ रहा हूं छोटा सा सवाल लेकर कि आप इन आदाद शुमार को, इन आंकड़ों को कैसे देखती हैं? 16 अप्रैल एक दिन में 50 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत। जी, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा है। लेकिन अगर आप
ये देखें कि किस तरह से डॉक्टर बिल्कुल फ्रंट लाइन में रहकर मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा केसेस आएंगे उतने ज़्यादा डॉक्टर्स एक्सपोज होंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या क्लिनिक्स में हो। तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि और लोगों का इन्फेक्शन डॉक्टर्स को लग जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान ही है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी ये डिटीरिएट हो जाती है कंडीशन, और डॉक्टर्स की बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद भी मॉर्टेलिटी हाई है, और ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है उसके बाद भी डॉक्टर्स की मृत्यु हो रही है। मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर्स नेशनल असेट होते हैं। एक डॉक्टर को इस स्पेशलिस्ट लेवल पर ग्रूम करने के लिए 15 से 18 साल लगते हैं। तो एक डॉक्टर का लॉस एक नेशनल ट्रेजेडी है, एक नेशनल असेट को खोना है, एक हेल्थ केयर वर्कर का जो लॉस है वो समझ लीजिए देश की वेल्थ को खोना है। तो ये बहुत मल्टीपल लेवल पे ये ट्रेजेडी है जी। मैं जैसा आपने बताया कि एक डॉक्टर्स को स्पेशलाइजेशन के वक्त तक पहुंचने में और स्पेशलिस्ट बनने में 17 से 18 साल लग जाते हैं, और डॉक्टर को ऐसे में खोना ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जो आप कह रही थी कि बहुत जल्दी जो है ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेडली हो जा रहा है, इसके एक मिसाल हमारे सामने है जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बहुत यंगेस्ट डॉक्टर अनस मुजाहिद, वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इमादुद्दीन मुजाहिद। इमादुद्दीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर अनस मुजाहिद को कितने दिनों पहले ये पता चल पाया था कि उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन है, और कितना वक्त लग गया कि वो जो है ये हालात बहुत नाजुक हो गए और वो हमने उन्हें खो दिया? मेरे भाई डॉक्टर अनस मुजाहिद को जो इन्फेक्शन का जो पता लगा था वो उनकी डेथ से कुछ घंटे पहले ही पता लगा था। मतलब उनको ऐसे कोई सिम्टम्स थे ही नहीं, मतलब कुछ सिम्टम्स होते वो पहले भी अपना टेस्ट करता रहता था। तो थोड़ी देर पहले उसको थोड़ी थ्रॉट में हल्की सी गले में खारिश सी थी, तो उसने सोचा कि टेस्ट करवा लेते हैं। जैसे उसने टेस्ट करवाया तो उसका पॉजिटिव आया। तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ही उसको पता नहीं क्या हुआ, उसका दोस्त था डॉक्टर आमिर उसके साथ था, तो अचानक से उसको क्या हुआ, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद अचानक से वो वहीं पे गिर गया। तो जल्दी से उसको वहीं पे हॉस्पिटल में, जीटीबी हॉस्पिटल में ही लेके गए। वहीं पे सीटी स्कैन हुआ तो उसके ब्रेन में काफी ब्लीडिंग हो गई थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये शायद ऐसा हो, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी, शायद उसकी वजह से हुई थी। तो थोड़ी देर बाद अगले दिन, जैसे रात को हमारे पास ये 10:30-11 बजे के करीब कॉल आई थी जीटीबी से कि ये हुआ है। फिर हम सुबह के 3 बजे वो एक्सपायर हो गया मेरा भाई। हाँ, बहुत जल्दी में ये सब कुछ हो गया। इमादुद्दीन, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा भी था कि आपका भाई जो खुद एक डॉक्टर है और जो इतने डेडिकेशन के साथ अपने पेशे से जुड़ा है, वो अचानक इतनी जल्दी कोरोना उसे हम लोगों से छीन लेंगे, आपसे छीन लेंगे? क्या ऐसे का भी ख्याल भी आया था? उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि अनस मेरा भाई ये हम घर में भी सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस लेता था। जब भी हॉस्पिटल से आता था नहाता था और बहुत ही मेहनत करता था, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी करता था। इसके जो जितने भी प्रोफेसर्स थे वो सारे अपने सारे टीचर्स की इज्जत करता था और सबकी, और पेशेंट्स को भी बहुत डेडिकेशन से देखता था। तो मुझे मतलब ऐसा मतलब कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोरोना होता है, मेरी वाइफ को भी कोरोना हुआ था, वो रिकवर कर गई थी। लास्ट टाइम मुझे भी हुआ था, मैं भी कम आराम से रिकवर कर गया था। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं कि होते ही इतने जल्दी ये सब हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी यही थी, तो अब उसी पे सब्र करना है अब। जी, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। इमादुद्दीन, जो ब्रदर हैं डॉक्टर अनस मुजाहिद के, डॉक्टर अनस मुजाहिद हमारे बीच नहीं रहे, दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में वो ड्यूटी करते थे। मैं वापस आना चाहूँगा डॉक्टर की ओर, मुझ के पास। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर के अग्रवाल आईएमए के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, वो भी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। उन्होंने उनके वीडियो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। उन्होंने बहुत तरह से लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि आप बिल्कुल इससे डरे नहीं और द शो मस्ट गो ऑन। ये उनका एक बड़ा अच्छा जो है उन्होंने अपने स्पीच में बात कही थी, वीडियो मैसेज में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप कैसे उन्हें देखते हैं? खुद कोविड का वो शिकार हो गए, क्या ये इतना डेडली है? देखिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कि ये जो कोविड-19 बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है। वैक्सीनेशन लिया नहीं लिया फिर भी हो सकती है। और जो लोगों से ज्यादा जुड़े हुए लोग होते हैं, जो जिसमें मेडिकल प्रोफेशन सबसे आगे है, और अग्रवाल साहब तो उसमें भी आगे थे, तो उनको संक्रमित होने का, इन्फेक्शन लगने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है जी। तो और उम्र भी 60 से अप होने से थोड़ा उनका रिस्क ज्यादा था। तो मगर हम डॉक्टर्स के डेथ का फिगर देखें जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया हुआ है कि सेकंड वेव में करीब 270 जैसे डेथ हुए हैं, उसमें हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर्स आते हैं। पर 10 लाख पॉपुलेशन कितने डॉक्टर्स का डेथ हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग डेटा एनालिसिस हो सकता है उसका, इन ए नॉन पॉलिटिकल मैनर, साइंटिफिकली किया तो। उसमें जहां से हम अभी बोल रहे हैं, अहमदाबाद से, तो यहाँ के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संलग्न एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने मुझे बताया कि जो 2 डॉक्टर का डेथ हुआ है गुजरात में, वो दोनों विदाउट वैक्सीनेशन वाले डॉक्टर थे। तो ये काफी कुछ दर्शाता है कि जो डॉक्टर्स के डेथ हुए उसमें से सिर्फ 3% वेर फुल्ली वैक्सीनेटेड इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और वैक्सीनेशन डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ा है, और कुछ स्टेट्स को कैचअप करना है। लेकिन मैं आपको जरा से यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि जो आदाद और शुमार हैं इन डॉक्टर्स की डेथ की, वो कहाँ ज्यादा हुई हैं, उससे कुछ हमें एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। सबसे ज्यादा अमवात इन 269-70 डॉक्टरों में से जो इस साल जो डॉक्टर अब हमसे छिन गए, इनमें से सबसे ज्यादा मौतें जो बिहार में हुई हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। एक क्विकली आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पॉपुलेशन देखें तीनों स्टेट्स की, तो पर 10 लाख पॉपुलेशन दिल्ली में 0.15 जितनी डेथ हुई है, और उससे 0.5% 50% कम डेथ बिहार और यूपी में हुई है। बिहार में वो आंकड़ा 0.059 होता है और उत्तर प्रदेश में 0.018 होता है, दिल्ली में 0.147 होता है। यानी कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में दिल्ली सबसे खराब कंडीशन में है। तो मेरी खास रिक्वेस्ट रहेगी मेरे दिल्ली के डॉक्टर कलीग्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा केयर बरते। देयर आर सो मेनी प्रिकॉशंस जो सीडीसी यूएसए ने दिया है, आईसीएमआर इंडिया ने दिया है, और इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है। उन सब का कंप्लीटली फॉलो थ्रू किया जाए सभी डॉक्टर्स के द्वारा, वो मेरी खास रिक्वेस्ट है, स्पेशली मेरे दिल्ली के डॉक्टर फ्रेंड्स को। खास करके अग्रवाल जी के साथ हमने कॉन्फ्रेंसिस में यूके में और कहीं जगहों पे साथ समय बिताया है। वेरी डियर टू मी इन दैट वे। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग हिज फैमिली, बट जब ऐसी ट्रेजेडी देखते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स भी मैच करता है, तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत दिल्ली में है, और फिर बाद में बिहार। दीज 2 स्टेट्स आर वर्स्ट प्रोपोर्शनेटली। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं लगे हाथ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जिनसे हम बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, दे आर द लॉ मेकर्स। हमारे मेंबर पार्लियामेंट कई ऐसे हैं जिनका नाम आप जानते होंगे। उनके बयान हालिया दिनों भी आए हैं। वो कहते हैं कि अगर हम गौमूत्र पिएंगे या गोबर का स्नान करेंगे तो इससे कोरोना दूर हो सकता है। क्या किसी मेडिकल रिसर्च में वाकई ये बात सामने आई है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। कोरोना इटसेल्फ इज 1.5 year old डिजीज। तो कोई भी दवाई, रेमडेसिविर भी पहले बोला कि बहुत बढ़िया मेडिसिन है, अब डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि जरा भी यूजफुल नहीं है। कोई बोलता है कि आइवरमेक्टिन इज यूजलेस, कोई बोलता है आइवरमेक्टिन इज वेरी यूजफुल। तो हम उसको न्यूट्रली एनालाइज करें। ऑफकोर्स हमारा जो मेडिकल साइंस का एविडेंस बेस्ड डेटा है, जिसको पबमेड बोलते हैं, PUBMED जी, उसमें देर आर सम स्टडीज ऑन गौमूत्र फॉर अदर डिजीजेस। कोरोना के बारे में नहीं है, मगर हमारी जो ट्रेडिशनल आयुष जो है सिस्टम, आयुष सिस्टम, उसमें सभी तरह की ट्रेडिशनल सिस्टम्स, यूनानी, आयुर्वेदिक, सब कुछ सिस्टम उसमें इंक्लूडेड है। तो हमें सिर्फ फॉरेनर्स को बुरा ना लगे और हमारी कोई मजाक ना उड़ाए। सिर्फ वो भय से हमारे देश की ट्रेडिशनल सिस्टम का
एक विरोध करना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट आई थिंक कोरोना के सामने डायरेक्टली बोल देना कि गौमूत्र से फायदा होगा या गोबर से फायदा होगा, वो भी उतना अनसाइंटिफिक है। ठीक है, डॉक्टर तो स्वाति वैशाली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, आपको क्या लग रहा है, क्या ये आंकड़े एक तरह का डर आप लोगों में पैदा करते हैं कि एक दिन में मुल्क में 50 डॉक्टरों की मौत, और डॉक्टर कियोर बुच भी कह रहे हैं कि डॉक्टरों को खासतौर से जो डेंसली पॉपुलेशन एरियाज में है उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है? देखिए, 2-3 बातें हैं जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि हम जब ये देखते हैं कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त आगे फ्रंटलाइन में खड़ी हुई है और जिनको कि वैक्सीन भी लग चुकी है, उनमें जब हम मृत्यु दर होते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे संशय आ जाते हैं। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि वैक्सीन कारगर है या नहीं है, कैसे डॉक्टर्स को भी संक्रमण हो रहा है, क्यों उनकी मृत्यु भी हो रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो स्थितियां हैं वो सामान्य व्यक्ति से बहुत फर्क है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो लगातार ऐसे वातावरण में हैं जहां उनके चारों तरफ हाई वायरल लोड है, क्योंकि उनके सब तरफ जो है इस तरह के मरीज हैं, चाहे वो ओपीडी में उन मरीजों को देख रहे हो, चाहे वो अस्पतालों में अंदर उन मरीजों को देख रहे हो, तो हर तरफ वो इस वक्त अभी घिरे हुए ऐसे ही लोगों से जो कि कोरोना से संक्रमित हैं, और ऐसे में उनमें संक्रमण होने की संभावनाएं बाकी लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए लगातार ये बात की जाती है कि हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, पीपी किट को फॉलो करना चाहिए। और अभी आप जैसे कह रहे थे कि बिहार और यूपी में हम जो है ज्यादा देख रहे हैं कि मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का आकलन होना जरूरी है कि जिन जगहों पर हमारे इन डॉक्टर्स की डेथ हुई है वहां पर कितना ज्यादा पीपी किट्स और इन सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता और कमी के कारण भी हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वो कभी ना कभी एक्सपोज्ड हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब इमरजेंसीज आती हैं, जब ऐसा होती है स्थिति, हम अगर इमरजेंसी रूम की बात करें, क्योंकि हम सभी यहाँ बैठे पैनलिस्ट जो हैं उसका मंजर देख चुके हैं, जब इमरजेंसी रूम में आप होते हैं उस वक्त जो मरीज होता है उसकी जान बचाना हमारे लिए प्राथमिकता हो जाती है। कई बार डॉक्टर्स जो हैं उस समय पर इस बात का ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमें सामने वाले मरीज की जान बचाना ही जरूरी दिखता है उस वक्त, और हम अपने को भूल जाते हैं उस समय। तो कहीं ना कहीं ये भी ऐसे क्षण हो सकते हैं जब हमारे डॉक्टर्स को संक्रमण लगा हो और उस समय वो प्रोटेक्टेड ना हो, तो ये भी कुछ संभावनाएं हैं और इसी वजह से हम डॉक्टर्स में जो है ज्यादा संक्रमण देख रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि वैक्सीन आज भी उतनी ही कारगर है। ऐसा हम ना सोचें कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर हमारे डॉक्टर्स को संक्रमण हो रहा है तो वैक्सीन कारगर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिवियरिटी ऑफ डिजीज को जरूर कम करता है और अगर हम टोटल आंकड़ों को आज भी देखेंगे तो वैक्सीन से होने वाले फायदे कहीं ज्यादा हैं इसकी बजाय जो अगर हम मृत्यु दर देखें तो वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो जैसा अभी डॉक्टर कियोर ने कहा है कि जो डॉक्टर्स हमारे बीच अब नहीं रहे, इनमें से 3% के आसपास ही डॉक्टर थे जिन्होंने कंप्लीट डोजेस लिया था। मैं इमादुद्दीन आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप डॉक्टर अनस जो हमारे बीच अब नहीं रहे उनके भाई हैं। इमादुद्दीन, क्या डॉक्टर अनस जो है उन्होंने भी कोशिश की थी वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें वो कामयाब हो पाए थे वैक्सीनेशन के कंप्लीट डोज लेने में? नहीं, वैक्सीनेशन की तो उसको एक भी डोज नहीं लगी थी। अब मुझे ये पता नहीं है कि उसने अपने हॉस्पिटल में बात की थी कि नहीं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन उसको वैक्सीन नहीं लगा था, ये बस मुझे जी। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, एक सवाल यहां पर अहम ये है कि क्या इससे कुछ ये अंदाजा मिल रहा है, जैसा डॉक्टर कियोर कह रहे हैं कि डेंसली पॉपुलेशन वाले जो भी एरियाज हैं जहां पे डॉक्टरों की अमवात ज्यादा हुई हैं, क्या ऐसा है कि डॉक्टर्स को जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वहां पर जिनसे वो खुद को सेफगार्ड कर सकते हैं, क्या इसमें कभी कभी या अक्सर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? डॉक्टर निम्मी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, मैं इसी सवाल को मैं एक बार फिर से डॉक्टर कियोर आपके पास लेकर आ रहा हूं कि क्या इन जगहों पर डॉक्टर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, उनको नहीं मिल पा रहे वो तमाम चीजें जिनसे वो खुद को सेफगार्ड कर सकें, क्या ये पता चलता है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि
जिस हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं 450 प्लस स्टाफ है, उसमें सिर्फ 2 डॉक्टर ने वॉलंटरीली चूज किया कि वैक्सीन नहीं लेना है, बाकी के सभी स्टाफ ने ऑल एज ग्रुप्स वैक्सीन दिया गया फ्री में और लिया। देश की हर एक हॉस्पिटल में ये होना चाहिए और इसकी जवाबदारी जो शहर है उसकी और जो राज्य है उसकी होती है, क्योंकि वैक्सीन का सप्लाई फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए फरवरी से जारी है। मुझे दुख ये बात हुआ अनीस बेटे की बात के बारे में कि उसकी हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं दी गई। तो उसके लिए जो पता नहीं वो कहां, दिल्ली में अगर थे तो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टेट के हर एक डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज से शुरू करके 100% वैक्सीनेशन सबसे पहले दें, क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट जस्ट डॉक्टर के लिए, उनके परिवार को भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं और अपने दूसरे पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरी फाइनल बात हम बता देंगे कि स्टैटिस्टिकली विथ 0.018 आउट ऑफ 10 लाख पॉपुलेशन और दिल्ली की 0.147 आउट ऑफ 10 लाख पॉपुलेशन डॉक्टर डेथ का रेशियो दर्शाता है कि यूपी के डॉक्टर के हिसाब से दिल्ली के डॉक्टर का डेथ का रिस्क 9 to 10 टाइम्स हायर है। तो ये डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए नेबरिंग स्टेट्स में। डॉक्टर नेमी रस्तोगी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल आपके पास यही है कि क्या आपको लग रहा है कि यूपी, बिहार, दिल्ली में अगर डॉक्टर्स की बातें ज्यादा हुई हैं तो क्या ये बताता है कि इन्हें बहुत तरह की ऐसी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उनके सेफगार्ड के लिए जरूरी है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करके अपनी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है और शायद मैं बीच में कुछ मिस कर गई थी बिकॉज ऑडियो वाज नॉट देयर। मैं ये बता दूं कि दिल्ली आसपास के 5 राज्यों के केसेस को डील करता है और जब बाहर के राज्यों में केसेस बिगड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली जैसी अच्छी नहीं है तो फिर सिवियर स्टेट में उनको यहाँ लाया जाता है और फिर उनको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो वर्कलोड है डॉक्टर्स पे और जो क्रिटिकल केयर का जो डिमांड है वो और राज्यों से ज्यादा है बिकॉज सबको दिल्ली ही अल्टीमेटली नजर आता है और पेशेंट होता है चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो इस वजह से दिल्ली के डॉक्टर्स पे ज्यादा लोड है। यहाँ बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड बेस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो जितने केसेस डील करेगा उसका रिस्क फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि ये इस तरह का डेविल है, इस तरह का कीटाणु है कि ये आपको नहीं बख्शेगा। तो एक बात तो ये है, हाँ ये बात है, सारे डॉक्टर्स को अपने आप को वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी बनती है और डॉक्टर्स का अपना इनिशिएटिव भी बनता है क्योंकि हम रोल मॉडल हैं। अगर हम ही वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हम अपने पेशेंट्स को क्या बता पाएंगे। तीसरी बात, ये जो नॉन कोविड केसेस हैं, जैसे हम चलिए, लेकिन इसमें अगर कोई नहीं लगा पाया तो वो एक कैटेगरी भी थी कि पहले आप 60 अबव को देना है, उसके बाद ये बात आई कि अब आप 40 या 45 वाले 18 to 45 भी आप ले सकते हैं, लेकिन अब भी कई जगहों पर वैक्सीन की शॉर्टेज है। ये बहुत बड़ी एक वजह है। बहरहाल एक बार फिर से जो भी डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें सलाम है, क्योंकि उनकी कोशिशों से ही शायद मुल्क की जो बाकी लोग हैं उनकी जिंदगी के तय जो आस है, जो उम्मीदें हैं, वो बंधी हुई हैं। बहुत शुक्रिया, आदाब।